बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कंपनी लॉ शुरू किया था और कंपनी लॉ में हमने दो बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। वन इज़ सोल प्रोप्राइटर एंड अदर इज़ पार्टनरशिप। फिर इसके कंट्रास्ट में हमने कंपनी को समझा और कंपनी के बेसिक मोटी मोटे इंग्रेडिएंट्स जो कि पार्टनरशिप से या सोल प्रोप्राइटरशिप से डिफरेंट थे उनको हाईलाइट कर लिया, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट फ्रॉम मेंबर, लीगल राइट, लीगल लाइबिलिटीज, ऑनर्स, ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इनको फिर हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया और कुछ थोड़ा हम इनको पढ़ते पढ़ते कुछ आगे चले गए। आज हम बात करते हैं चंद टर्म्स की। अब ये बुक रीडिंग आ गई है बेसिकली। शेयर कैपिटल एंड मेंबर। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर एंड शेयर होल्डर मेंबर आर इट्स ऑनर। यानी मतलब क्या हुआ कि हम कंपनी को क्या कर लेते हैं, उसका जो यूनिट ऑफ मेजर बना लेते हैं, जो मिनिमम यूनिट ऑफ मेजर ऑफ ऑनरशिप है उसे हम क्या कह रहे हैं, शेयर। यानी जैसे अगर कोई एक बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में, मसलन पीएसओ है। अब पीएसओ कंपनी तो अरबों रुपए की कंपनी है, लेकिन इस कंपनी की ऑनरशिप कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, हमने इसको डिवाइड किया और एक शेयर की प्राइस रख दी 10 रुपए। 10 रुपए का एक शेयर है। जब हमने ओरिजिनली इशू किया था, जब ये कंपनी बनी थी, उस वक्त हमने इसके शेयर की कीमत रखी 10 रुपीज। जैसे कोई सोसाइटी लॉन्च होती है तो बताती है यार हम आपको 5 मरले का प्लॉट जो है वो 50 लाख रुपए का दे रहे हैं। अब उस सोसाइटी की किताबों में ये प्लॉट हमेशा 50 लाख रुपए का ही आ रहा है। कंपनी की किताबों में शेयर की कीमत हमेशा 10 रुपए आ रही है। हाँ, हमने इस शेयर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करवा दिया, वहां ट्रेडिंग हो रही है। जब भी कोई चीज मार्केट में चली जाती है तो क्या होता है, उसकी प्राइस ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकते हैं। अब ये 10 रुपए वाला शेयर 700-800 रुपए का भी हो सकता है एंड एज लो एज 10 पैसे का भी हो सकता है। आप आज जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन करें तो आपको दोनों एग्जांपल नजर आएंगी। कुछ कंपनीज हैं उनके शेयर जो है 1000 रुपये 2000 रुपये के भी हो सकते हैं, और कुछ कंपनियां उनके शेयर की कीमत 5 पैसा, 1 पैसा, एज लो एज 1 पैसा भी हो सकती है। बिकॉज अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो शेयर की प्राइस क्या होना शुरू हो जाएगी, डाउन होना शुरू हो जाएगी, गिरना शुरू हो जाएगी। द टर्म मेंबर एंड शेयर होल्डर आर यूज इंटरचेंजेबली, हाउएवर देयर आर फ्यू डिफरेंसेस दैट हैव बीन डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। वो कहते हैं अभी तो हम कभी मेंबर बोल दें कभी शेयर होल्डर बोल दें, इसका एक ही मतलब है। लेकिन जब हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो एक स्टेज का फर्क है। शुरू में लोग मेंबर बनते हैं, बाद में शेयर होल्डर बन जाते हैं। वो एक सिर्फ टाइम का डिफरेंस है और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। जैसे आप सीए कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला जब आप क्वालिफाई करेंगे तो शुरू में आप क्या बनेंगे, एसीए बनेंगे, मेंबर बनेंगे, एसीए बनेंगे। लेकिन बाद में फिर एक स्टेज के बाद 10 साल जब आपको क्वालिफाई किए हो जाएंगे तो फिर आप एफसीए हो जाएंगे। अब कोई नया एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं करना, बस एक टाइम फ्रेम का फर्क है जो सीनियरिटी को शो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। अच्छा जी, हु कैन ओन शेयर? एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर इन अ कंपनी इंक्लूडिंग अदर कंपनी। एनी लीगल पर्सन। अगर यहां लिखा होता एनी पर्सन तो आमतौर पर जब लफ्ज खाली पर्सन लिखा हो तो इसका मतलब होता है नेचुरल पर्सन, तो फिर सिर्फ नेचुरल पर्सन शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन नहीं, लॉ ने कहा एनी लीगल पर्सन, कोई भी बंदा शेयर खरीद सकता है। इसका मतलब है मैं, आप, हम सब शेयर खरीद सकते हैं और कोई कंपनी भी शेयर खरीद सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी में, ऐसे भी शेयर कर सकती है। इट इज वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम और ऑल ऑफ द शेयर ऑफ द अदर कंपनी। उधर आपने शायद अकाउंटिंग में टर्म पढ़ ली होगी, होली ओन्ड सब्सिडरी। ठीक है ना, एक कंपनी क्या करती है, अपनी ही एक दूसरी कंपनी बना लेती है। मसलन फर्ज कर लेते हैं, हम अपनी ही एग्जांपल से ले लेते हैं, राइज क्योंकि एक कंपनी है तो हम कहते हैं कि यार राइज की जो पब्लिकेशन है ना, इसकी एक और कंपनी बना लेते हैं। और हमने क्या किया, राइज पब्लिकेशन के नाम से एक और कंपनी बनाई और इस कंपनी के सारे शेयर 100% शेयर किसके पास हैं, राइज कंपनी के पास है।
एक ऐसे हो सकता है और एक ऐसे हो सकता है हम कहें नहीं राइस के शेयर भी हम 4 लोगों के पास 100% है, तो चलें जी इसके भी हम 4 लोगों के पास हैं। अगर हम ऐसे बनाएं तो ये कुछ और सेटअप बन गया है। अब ये कंपनीज आपस में सब्सिडरी नहीं बनी है, ठीक है ना। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदे, जो कि यहाँ लीगली अलाउड है, वो कह रहा है ऐसा बहुत सारी कंपनीज हैं, बल्कि तमाम बड़ी कंपनीज ऐसा ही करती हैं कि अपने अंडर कंपनीज बना लेती हैं अलग अलग काम करने के लिए, और उस कंपनी के सारे शेयर पेरेंट कंपनी ही एक्वायर कर लेती है। जो पेरेंट कंपनी होती है उसको होल्डिंग कंपनी बोल देते हैं, और जो उसके नीचे कंपनी आ रही होती है उसको आमतौर पर सब्सिडरी बोल देते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, शेयर कैन बी ट्रांसफर इजीली बाय सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, सारी तरह जैसे भी बाकी एसेट ट्रांसफर होते हैं। मतलब मेरे नाम पे कोई शेयर है और मैं वो शेयर अपने किसी बेटे को, अपनी वाइफ को, किसी अपने रिलेटिव को गिफ्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, सेल करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और इन केस ऑफ डेथ इनहेरिटेंस में जैसे बाकी एसेट ट्रांसफर होंगे वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम दी अदर ओनर्स एज अपोज टू पार्टनरशिप में आप ये बात पढ़ कर आए हैं कि अगर न्यू पार्टनर ऐड करना है तो सारे पार्टनर का कंसेंसस होना जरूरी है। क्योंकि पार्टनरशिप में हम उस वक्त भी जब बी लॉ में पढ़ रहे थे तो वहां एक लफ्ज बोलते थे कि पार्टनरशिप क्या है, एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। कुछ हम ख्याल लोगों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया है जिसको हम पार्टनरशिप कह रहे हैं। तो उसमें कोई भी बंदा, अगर हम मसलन हम इस वक्त कॉलेज में 4 लोग पार्टनर हैं, हम तो कंपनी के सेटअप में हैं, लेकिन हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि फर्ज करें हम पार्टनर हैं। अब एक बंदे को कहीं मुल्क से जाना पड़ गया, कोई और मामला हो गया, कहीं वो कह रहा है जी मेरी तो इमिग्रेशन हो रही है, मैं तो यूके जा रहा हूं, तो वो अपना शेयर किसी को भी सेल कर दे? नहीं, किसी को भी नहीं शेयर किया जा सकता। उसकी वजह ये हम ख्याल लोगों का बिजनेस है। यहां वही बंदा आएगा जो हमारे साथ जिसकी केमिस्ट्री मैच करती होगी, अदरवाइज तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। मुझे कंपनी के शेयर बेचने हैं तो मुझे अपना हम ख्याल आदमी ढूंढना नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल हो रहे हैं, मैं यहाँ क्लास पढ़ाते पढ़ाते शेयर सेल कर दूं, सामने खरीदार कौन है कोई पता नहीं है। जी बिल्कुल, वो कॉन्सेप्ट भी है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाएगा ना, इनहेरिटेंस के अंदर आ जाएगा, इनहेरिटेंस में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। कंपनी को तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है ना। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? कल एक अहम बात हम पढ़कर गए हैं, बिकॉज कंपनी ने मैनेज होना है डायरेक्टर के जरिए। मैंने शेयर खरीद लिए हैं तो मैं कंपनी में इंटरवीन तो कुछ नहीं कर सकता, सिवाय जैसे आगे चलेंगे कुछ जगह हैं जहां मेरी राय अहमियत रखती होगी, वहां मेरे से राय ली जाएगी, वोट लिया जाएगा, मैं उस वोट के जरिए से इंटरवीन कर सकता हूं। लेकिन पार्टनरशिप में तो आपने पढ़ा था कि सब पार्टनर का इनहेरेंट राइट है टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। हर एक को कंसल्ट करना जरूरी है, हर एक की राय लेना जरूरी है। ये बिजनेस अलग है, ये बिजनेस अलग। When share are transferred, the right associated with the share, such as right to receive a portion of any dividend paid by the company or right to attend and vote at a general meeting of the company, are transferred to the new। वो कहते हैं जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी को अपना शेयर सेल कर देता है ना, तो वो पारी पासू चला जाता है। एक टर्म इस्तेमाल होती है पारी पासू। पारी पासू का मतलब होता है जो पिछले बंदे के राइट थे वही अब आपके राइट। मतलब अगर मैं शेयर होल्डर हूं तो अगर कंपनी डिविडेंड देगी तो मुझे मिलेगा ना, और अगर इस दरमियान में कंपनी की कोई एजीएम आ जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग आ जाती है, तो मुझे बुलाया जाएगा। मेरा राइट है मैं मीटिंग अटेंड करूं, मेरा राइट है वहां जिन मामलात में वोटिंग हो रही है उसके ऊपर मैं वोट डालूं, ठीक है ना। और कंपनी ऐसे नहीं करती कि कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर देगी और ये लोगों को जाने नहीं देगी और कुछ लोग गायब हो जाएंगे, और वो वाली कंपनी नहीं है जो आप बोलते हैं, ठीक है ना। वो जो आप लफ्ज़ बोलते हैं ना कंपनी, ये वो वाली कंपनी नहीं। ये बड़ी अच्छी डिसेंट कंपनी है, ये लोगों को वोट भी डालने देती है, लोगों को उनकी राय का एहतराम भी करने देती है। इसलिए यहां जो मेरे पास राइट हैं वो सारे राइट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे।
वो राइट ट्रांसफर हो जाएंगे। जो डिविडेंड मुझे मिलना था वो नए वाले बंदे को मिलेगा, जिस मीटिंग में मैं जा सकता था उसमें वो जाया करेगा। और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब वही है कि कंपनी हमेशा के लिए है, अनटिल एंड अनलेस के कंपनी डिसॉल्व ना करती जाए। अच्छा जी, लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर चलते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी, तो इसको अलग अलग करने लगे हैं। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, और फिर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर पार्टली पेड शेयर। यानी 4 बातें एग्जामिनर इसमें से सम टाइम कहीं किसी एमसीक्यूज में किसी जगह निकाल सकता है, तो हम इन्हें अलग अलग करके ज़रा देख रहे हैं। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी क्या है? कंपनी इज फुली लाइबल। फुली लाइबल मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? फुली लाइबल। कंपनी इज फुली लाइबल मीन्स अगर कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर सकेगी तो कंपनी के नाम पर मौजूद तमाम एसेट सेल हो सकते हैं। किसी भी बंदे की अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? उसके नाम पर मौजूद तमाम एसेट्स को बेच दिया जाए। तो कंपनी के साथ ऐसे ही करेंगे। व्हाट अबाउट डायरेक्टर्स? इफ एक्टेड विद इन देयर पावर नॉट बी पर्सनली। डायरेक्टर्स पावर्स आएंगे ना, डायरेक्टर के चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां कंपनी की मैनेजमेंट पढ़ रहे होंगे। डायरेक्टर की एक लाइबिलिटीज होंगी, उनके कोई राइट्स होंगे। अगर वो अपनी राइट्स के अंदर अंदर काम, अपनी पावर्स के अंदर अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर ये लोग भी जिम्मेदार नहीं हैं, कंपनी जिम्मेदार है। इनकी लाइबिलिटी भी क्या है? लिमिटेड है। जितना इनका पैसा कंपनी में लगा हुआ है बस वहां तक। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। मेंबर कौन है? शेयर होल्डर। लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। मसलन मैंने एक कंपनी के 50,000 शेयर खरीद लिए, 10 रुपए का शेयर खरीदा था। इसका मतलब है मेरा पैसा कंपनी में कितना लग गया? 5 लाख रुपया। किसी वजह से कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, बस ठीक है। मैक्सिमम वर्स्ट आउटकम क्या हो सकता है? मेरा वो 5 लाख डूब गया, मेरा वो 5 लाख डूब गया। लेकिन मेरे से और पैसे मांगे जाएं कि नहीं जनाब अभी तो लोगों के पैसे और देने हैं, तो आप जनाब अब हमें पैसे दें। नहीं, यही तो मैंने परचेज किया है जब मैंने कंपनी बनाई है, ठीक है ना। कंपनी में हम टैक्स भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, कंपनी में हम कंप्लाइंस कॉस्ट भी बियर कर रहे हैं, कंपनी में रूल्स रेगुलेशन ऑडिटर रखें, ये सब कुछ करना पड़ रहा है ना। इसके अगेंस्ट हमें क्या मिला है? लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिला है। अच्छा, अब वैसे तो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट 2017 में तो अब अलाउड ही नहीं है, लेकिन इससे पहले एक लॉ आया था बीच में 1 साल के लिए, उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई थी, फिर इसे 2016 का एक आया था, उसको तो हम डिस्कस ही नहीं करते ना। इससे पहले था 1984। जब हम सीए कर रहे थे तो हम जो कंपनी लॉ पढ़ा करते थे वो कौन सा था? 1984। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 उसको बोलते थे। उस लॉ में अलाउ था कि अगर एक कंपनी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और कंपनी के शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो आप शेयर जो है वो इंस्टॉलमेंट पे भी सेल कर सकते थे। मतलब आप कहें जनाब ठीक है अभी आप 4 रुपए देंगे, साल के बाद आप 3 रुपए और देंगे, फिर 3 रुपए हम उस वक्त मांग लेंगे जब जरूरत होगी, ठीक है ना। अब ये 10 रुपीज जो है ये सारे पे हुए नहीं हैं। इन शेयर को क्या बोलते थे? पार्टली पेड शेयर। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 ने आके इस पे पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं शेयर बेचते, जिसके बाद 10 रुपए नहीं वो शेयर लेने घर से आया क्यों? ठीक है ना। वो कहते हैं ऐसे लोगों को शेयर नहीं बेचने जिनके पास पैसे कोई नहीं है। तो यहां से ऑनवर्ड तो कहानी खत्म हो गई। लेकिन जो पिछली कंपनीज होंगी, और उन्होंने कहा हुआ था कि यार बाकी के पैसे कब लेंगे? जब चाहिए होंगे, तो वो कंपनी तो एग्जिस्ट करती होंगी ना अभी भी। एक तो तरीका ये हो सकता था हम एक ऐसे रूल पास करते, हम कहते जी जिन कंपनीज के पार्टली पेड शेयर हैं उन्हें 1 साल दिया जा रहा है, वो पैसे रिकवर कर लें। नहीं, ऐसे नहीं किया गया।
अब वो लोग भी अपनी जगह ही एग्जिस्ट करते हैं, उसकी वजह से हमें ये वाली बात भी पढ़नी पड़े। अब एक ऐसी कंपनी का डिफॉल्ट हो गया, इस कंपनी का डिफॉल्ट हो गया। अब डिफॉल्ट की स्टेजेस हैं, फर्ज किया पहली स्टेज पे ही कंपनी का डिफॉल्ट हो गया, अभी कितने पैसे पे किए हैं? 4 रुपए। इसके शेयर होल्डर से वो जो लॉस हुआ है उसके लिए 6 रुपए मांगे जा सकते हैं। अनपेड अमाउंट जो है वो क्लेम की जा सकती है, उससे ओवर एंड अबव नहीं किया जा सकता। और अगर यहां डिफॉल्ट होता तो 3 रुपए, और अगर सारे पे हो गए हैं तो कुछ नहीं मांगा जा सकता, ठीक है ना। अब क्योंकि शेयर पे ही सारे हो रहे हैं, इसलिए ये पहला जुमला लिखा हुआ है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। जो पैसे लगे हुए हैं बस वो उनके ज़ाया हो सकते हैं। इसका मतलब है लाइबिलिटी तो इनकी, लिखने में तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन लाइबिलिटी तो कहते हैं मैंने क्या पे करना है, कुछ नहीं पे करना भाई। अब बहुत सारी, कोई मेरा ख्याल है 20, 30, 40 कंपनीज होंगी जिनका मैं शेयर होल्डर हूँगा इस टाइम पे, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के अंदर करने की वजह से। उनमें से खुदा ना खास्ता कोई भी कंपनी इस वक्त डिफॉल्ट में चली जाए तो मैंने क्या पे करना है? 0। इसका मतलब है इन लोगों की लाइबिलिटी क्या है? 0 है टेक्निकली, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिखते, लिखते ऐसे हैं, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ठीक होगी बात। और ये लोग कौन है? मेंबर लाइबल फॉर अनपेड अमाउंट। इफ शेयर्स आर पार्टली पेड, तो जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो क्या की जा सकती है? रिकवर की जा सकती है। तो जरा लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर कर लिया कि कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, डायरेक्टर की लाइबिलिटी क्या है, फुली पेड मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, और पार्टली पेड मेंबर की लाइबिलिटी क्या है। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, जब हम किसी भी इदारे को कहते हैं ना कि ये इदारा क्या बन गया है? सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया, तो उसमें 4 क्वालिटीज आ जाती है। नंबर 1 परपेचुअल सक्सेशन, नंबर 2 कॉमन सील, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 राइट्स मिल जाते हैं जब हम किसी बंदे को सेपरेट लीगल एंटिटी यानी आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज कर लेता है लॉ। तो सबसे पहले पहला काम क्या होता है? उसकी परपेचुअल सक्सेशन हो जाती है, मींस इसकी लाइफ अनलिमिटेड हो गई। अब कंपनी में कोई भी कंपनी है, जब वो कंपनी बनी तो उसकी लाइफ क्या हो गई? अनलिमिटेड हो गई। अच्छा जी, एक लफ्ज कंपनी है, एक लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट है, इसी चैप्टर में थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे आई कैप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो आई कैप को भी ये 4 क्वालिटीज आई कैप में मौजूद है। कौन सी? परपेचुअल सक्सेशन, नंबर 2 कॉमन सील यानी एक स्टैंप, कोई कॉमन सील। अब जाहिर है जैसे एक इंसान होता है ना, उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके बायोमेट्रिक्स होते हैं। अब ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी क्या होगी? कॉमन सील होगी, स्टैंप होगी, और ये एसेट्स और लाइबिलिटीज अपने नाम से ओन किया करेगा। और एक और अहम खासा, अगर इस इदारे का नुकसान हो जाए तो ये किसी को सू कर सकता है अपने नाम से, इदारे के नाम से। और अगर इस इदारे से किसी का नुकसान हो जाए तो लोग इसको सू कर सकते हैं। किसको? इदारे को, पर्सन को नहीं। अब इदारे नहीं आगे चल रहा। लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, वही सारी बातें अब लिखी हुई यहां नजर आ रही है। बुक की रीडिंग आ गई, अभी हमने पढ़ा था। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पार्टी पेड शेयर। डन हो गई बात जी? वो कहते हैं यार ये बड़ी खतरनाक बात आप एक बता रहे हैं कि जनाब अब ये जो लोग हैं जो कंपनी में हमारे साथ काम कर रहे हैं, इनको पता है ये बात, इतनी खतरनाक बात कि यार ये लोग पर्सनली लायबल नहीं है। कौन लोग काम कर रहे हैं? क्रेडिटर्स, जो कंपनी को उधार पे माल दे रहे हैं, जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं, बैंक हैं और लोग हैं। उन्हें बताया हमने ये बात? वो कहता है हाँ उन्हें बताया हमने,
हमने इन इदारों के नाम के अंदर ही क्या लिखवा दिया है, लिमिटेड लिखवा दिया। हाउ क्रेडिटर्स आर वॉर्न, द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनी विद, जो भी बंदा, निशात मिल्स लिमिटेड, ठीक है ना, कोई भी, और बाजों के साथ लिमिटेड सबके साथ लिखा होगा, लेकिन फिर कंपनी तीन तरह की हो जाती है ना, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड या खाली लिमिटेड, ठीक है ना, लिमिटेड का लफ्ज कॉमन आ रहा होगा। दिस इज वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट ब्रैकेट में और आगे लिमिटेड, ये इनके नाम के साथ लिखा होगा। फिर इसे इट आल्सो वाई पब्लिक कंपनीज इन पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम। दोनों ने, वन और अदर में, प्राइवेट ने ये भी बताना है कि मैं प्राइवेट कंपनी हूं और बाकियों ने सिर्फ लिमिटेड का वर्ड ऐड करना है। इससे क्या होगा, क्रेडिटर वॉर्न हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा यार ये वाली बात ऐसे हो रही है। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब, कंपनी को कौन सा लॉ रेगुलेट करेगा, वही जिक्र आ गया। कंपनीज आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2000। अब आपको पता है एक एक्ट होता है और एक ऑर्डिनेंस होता है, वहां आप पढ़ कर आए हो, बी लॉ के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये बातें पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना। एक्ट हम किसे कहते हैं, जहां पूरा वो प्रोसेस फॉलो हो जाए। कौन सा प्रोसेस, नेशनल असेंबली में जाए, सेनेट में जाए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको साइन कर दें, अब ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, परमानेंट एक लॉ बन गया। जब तक हम इसे चेंज नहीं करेंगे ये जब तक चलता रहेगा। लेकिन कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो हम एक्ट नहीं बनाते बल्कि क्या बनाते हैं, ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। लेकिन वहीं पर एग्जांपल थी सेल टैक्स एक्ट। तो एक्ट और ऑर्डिनेंस में कोई फर्क नहीं है, डिपेंड करता है प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया था। जैसे अभी मैंने जब लफ्ज इस्तेमाल किया था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, पहले ये ऑर्डिनेंस हुआ करता था, लेकिन 2017 में पूरा प्रोसेस अप्लाई करके इसको क्या बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया। तो अब कंपनीज एक्ट 2017 के तहत हम अपनी कंपनीज बना रहे हैं और सारी कंपनीज को वही रेगुलेट कर रहा है। नहीं, वो एक ऑर्डिनेंस और बात है, वो ऑर्डिनेंस है जो प्रेसिडेंट लॉन्च करे। एक ऑर्डिनेंस होता है जैसे ना ये फाइनेंस बिल आपने पढ़ा था उधर चैप्टर 1 में, बी लॉ में, यार इसको खाली नेशनल असेंबली से पास कराया है, सेनेट से पास नहीं करवाया। ये 1 साल के लिए आया, फिर अगले साल रिन्यू हो जाएगा, फिर अगले साल रिन्यू हो जाएगा, फिर अगले साल रिन्यू हो जाएगा। एक ऑर्डिनेंस है वो जो प्रेसिडेंट साहब ने आजकल जजेस के बारे में जारी किया, ठीक है ना, वो जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट बात, जो अभी 3 दिन पहले जो जारी किया, उसकी लाइफ 120 दिन है। लेकिन वो जैसे ही जारी हो गया उसका स्टेटस इस वक्त बिल्कुल लॉ की तरह है। वहां आपने प्रोसेस ऑफ लॉ में पढ़ा था ना, लॉ 3 तरह से बन सकता था, ठीक है ना। उनमें से एक प्रोसेस ये भी था कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो कोई भी कानून यकसर अनाउंस कर दें। हाँ, उसकी लाइफ 120 दिन है, या तो पार्लियामेंट उसको 120 दिन में उसका लीगल प्रोसेस पूरा कर दे तो फिर वो कानून बन जाएगा, लेकिन अगर पूरा ना करे तो बस ठीक है, 120 दिन के लिए वो जारी किया जा सकता है। इस वक्त ये जो सारी अदलिया के साथ और ये जो सारे मामलात इधर उधर हो रहे हैं, ये जाहिर है इदारे आपस में 1 to 1 एक दूसरे के साथ अनफॉर्चुनेटली हुए हैं, तो हर आदमी अपने जो वो कर सकता है वो कर रहा है। जो जजेस कर सकते हैं वो किए जा रहे हैं, जो हुकूमत कर सकती है हुकूमत किए जा रही है, तो अनफॉर्चुनेटली इदारे आपस में जरा कन्फ्लिक्ट में। अच्छा जी, कंपनी बनेगी कैसे, कंपनीज एक्ट 2017 के अंडर बनेगी। लेकिन जब कंपनी बनेगी तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अ कंपनी मस्ट आल्सो हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ऐसी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नाम क्या है, मेमोरेंडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एक्सटर्नल।
आर्टिकल्स ऑफ bylaws which focus on internal procedure of the company are called articles of bylaws। का मतलब होता है कोई काम करने का तरीका। यार अच्छा जी, हमने डायरेक्टर सिलेक्ट करने हैं तो क्या तरीका होगा, ये कहां लिखा होगा, आर्टिकल लिखा होगा। ये कंपनी क्या कर सकती है, मेमोरेंडम में लिखा होगा। कैसे करेगी, आर्टिकल्स में लिखा होगा। आर्टिकल्स आर बाई लॉज विच फोकस ऑन इंटरनल प्रोसीजर ऑफ द कंपनी। मीटिंग बुलानी है जनाब, क्या करे, कोई प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ेगा कि अच्छा जी कितने दिन पहले सारे लोगों को बताएं, क्या करेंगे, कैसे होगा, नोटिस कैसे जाएगा, फिर उस मीटिंग का एजेंडा बताना है, क्या बात डिस्कस, ये सारी बातें कहीं लिखी हुई हैं। कहाँ लिखी हुई हैं, यहां लिखी हुई है। कंपनी के सारे इंटरनल मामला, सारे प्रोसीजर, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कहां लिखे हुए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के एक्सटर्नल लोगों, कंपनी की एग्जिस्टेंस, कंपनी क्या कारोबार कर सकती है, कंपनी का कैपिटल कितना हो, ये सारी बातें कहां लिखी हुई हैं, मेमोरेंडम। इसका मतलब है कंपनी इन दो डॉक्यूमेंट से मिलकर बन रही है। वन इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड अदर इज कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ कंपनी। सबसे पहले तो लॉ ने डिफाइन, आपको मालूम है ये बात, जो बच्चे मेरे से उधर पढ़कर आए हुए हैं टैक्स वगैरह, या अभी पढ़ रहे होंगे आप किसी के पास, या शायद मेरे पास ही पढ़ रहे होंगे जब टैक्स की क्लासेस शुरू होंगी। हमने कहा था कोई भी लॉ, आम तौर पे लॉ का स्ट्रक्चर क्या होता है, आम तौर पे लॉ का स्ट्रक्चर होता है कि जब कोई लॉ बनाया जाता है ना, जैसे अभी ये कौन सा लॉ हम पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2017 की बात हो रही है, तो इसके अंदर जो हेडिंग्स होंगी उसका नाम क्या है, सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है। आमतौर पर जो सेक्शन 1 होता है ना किसी लॉ का, वो इसकी प्रीएम्बल होता है, वो बताता है ये क्या लॉ है, कहाँ अप्लाई होगा, पाकिस्तान में कब से अप्लाई होगा, जब कोई नया लॉ आया। फिर सेक्शन 2 आ जाता है, वो कुछ चीज़ों को डिफाइन करता है। लॉ में चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम लॉ में चीज़ों का एक फिक्स मीनिंग ले लेते हैं। आमतौर पर तमाम डेफिनेशन, आमतौर पर तमाम डेफिनेशन सेक्शन 2 में लिखी होती है। अब क्योंकि सेक्शन 2 में बहुत सारी डेफिनेशन आ रही होंगी, तो हम इसके साथ अटैच कर देते हैं सब सेक्शन। जैसे लिखते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, सेक्शन 2 सब सेक्शन 30, ऐसे आ रहा होगा। इसी तरह ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 17। किसकी डेफिनेशन लिखी है यहां पर, कंपनी की। अच्छा जी, एक और बात भी पढ़ लें फिर। जब हम डेफिनेशन बनाते हैं ना, तो ये डेफिनेशन 3 तरह की बनती है। जब भी लॉ कहीं डिफाइन करने लगता है चीज़ों को, तो 3 तरह से डिफाइन करता है। कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं जो आगाज हो रहा होता है मीन से, जैसे यहां लिखा हुआ है कंपनी मीन्स a company formed and registered under Companies Act 2017 और the company law। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि बस जो यहां लिखा है ना, आज के बाद कंपनी से यही मुराद है और कोई मुराद नहीं है। जो यहां लिखा है बस कंपनी में ये चीज आएगी, इसके अलावा और कोई चीज, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन। और बाज़ दफ़ा, अगरचे अभी यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है, आप टैक्स में पढ़कर आए होंगे या पढ़ेंगे, इस दफ़ा आप टैक्स पढ़ेंगे तो बाज़ दफ़ा लिखा होता है इंक्लूड्स। फ्रेज कैसे शुरू होता है, कंपनी इंक्लूड्स। इसका मतलब होता है जो आपको समझ आया हुआ है वो सारा कुछ तो शामिल है, ये वाली बातें भी शामिल हैं। और जब मीन से शुरू होता है, इसका मतलब होता है कि यार नहीं डिक्शनरी मीनिंग खत्म, कुछ नहीं, जो यहां लिखा है सिर्फ ये मीनिंग है। आज के बाद हम कंपनी किसे कह रहे हैं, एक ऐसा इदारा जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हो। अच्छा, अब क्योंकि इससे पीछे भी लॉ थे ना, इसका अगर खाली यहां रुक जाते तो क्या होता,
2017 के बाद वाले इदारे कंपनी रह जाते, जो पुराने इदारे हैं वो सारे बेचारे फारिग हो जाते, क्योंकि आपने तो लिख दिया कि भाई जो 2017 के कानून के तहत रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी है, तो ये जो नेस्ले है, ये जो फलां है, ये तो सारी फारिग हो जाती। ये तो 2017 से पहले की कंपनी है पाकिस्तान में। अब वो जो पिछला लॉ हमने पढ़ा 2016 का, 1984 का, फिर क्या में पाकिस्तान से पहले जब हम इकट्ठे रहते होंगे वहां का 1932 था इसे 300, ठीक है ना, इन सारों का एक नाम रख दिया, क्या? द कंपनी लॉ। यानी करंट लॉ का रेफरेंस दे दिया और पिछले सारों का एक नाम रख दिया, कंपनी लॉ। अच्छा जी, कंपनी लॉ किसे कहते हैं? लॉ की मजबूरी है, वो हर चीज डिफाइन करेगा, क्योंकि लॉ हम कहते हैं कि लॉ उन अल्फाज का मजमुआ है जो वहां लिखे हुए हैं। जब आप कभी अनबाइस्ड होकर चीज़ों को पढ़ना सीखेंगे, अप्लाई करना सीखेंगे, तो इस वक्त इदारों की जंग भी यही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि यार लॉ हम लिखें, नहीं, सुप्रीम कोर्ट लॉ कैसे लिख सकती है? सुप्रीम कोर्ट लिखे हुए लॉ की इंटरप्रिटेशन कर सकती है। एक बात लिखी नहीं हुई है, एक जज साहब कहते हैं बस मैं इससे ये मुराद ले रहा हूं, नहीं ले सकते, क्योंकि लॉ का तो सारी जो 2-4 हज़ार साल की हिस्ट्री है लॉ की, वो तो इसी पर बनी हुई है कि जो अल्फाज हैं बस इतने मजबूर हैं हम लॉ में, इतने मजबूर हैं हम लॉ में कि यहाँ एक नया लफ्ज़ आ गया, कंपनी लॉ, तो फौरन सवाल पैदा हो गया कंपनी लॉ किसे कहेंगे? उनका लॉ जी से भी डिफाइन कर देते हैं। कंपनी लॉ मीन्स रिपील्ड कंपनीज एक्ट। रिपील्ड का मतलब है जो कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। कौन से कैंसिल हो गए? यहां से पीछे चले तो 2016 का कैंसिल हो गया, उससे पीछे चले तो 1984 का कैंसिल हो गया, उससे पीछे चले रिपील्ड कंपनीज एक्ट। अब वो उन्होंने उधर से शुरू किया 1913, वो जो हम इकट्ठे रह रहे थे, फिर 1984, फिर 2016, ठीक है। एंड ऑल्सो इंक्लूड कंपनीज एक्ट 2017 अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड। कहता जब हम कहीं लिख देना कंपनी लॉ तो उससे ये सारे चारों लॉ मुराद हैं, 1913 वाला भी, 1984 वाला भी, 2016 वाला भी और 2017 वाला भी। हाँ, अगर कहीं खाली 17 लिखा होगा तो अब 17 ही मुराद होगा, ठीक है ना। बॉडी, कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन। अब एक डेफिनेशन आ गई। बॉडी कॉरपोरेट हम किसे बनाते हैं? ऐसा इदारा जिसे हम सेपरेट लीगल एंटिटी बनाना चाह रहे हैं, कंपनी नहीं बनाना चाह रहे, लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी बनाना चाह रहे हैं, यानी परपेचुअल सक्सेशन भी चाह रहे हैं, उसकी कॉमन सील भी हो, उसके एसेट ट्रांसफर भी, वो अपने नाम से एसेट खरीद भी सकती हो, वो किसी को सू करना हो सू भी कर सकती, लेकिन कंपनी नहीं है। वो कहता है कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट एक जैसी चीजों के नाम है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा क्या है, बॉडी कॉरपोरेट और कॉरपोरेशन इंक्लूड्स। वो कहता है सबसे पहले हर कंपनी बॉडी कॉरपोरेट है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, या नए कानून या पिछले 3 कवानीन के तहत कोई कंपनी बनी है तो वो कंपनी तो है ही है, साथ ही साथ बॉडी कॉरपोरेट भी। अच्छा जी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। एक कंपनी है मसलन एप्पल, पाकिस्तान में तो रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो क्या ये बॉडी कॉरपोरेट है कि नहीं है? है, इस वजह से क्योंकि लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी किसी आउटसाइड पाकिस्तान इनकॉर्पोरेट हो जाए, जब हम कहते हैं ना इनकॉर्पोरेट हो जाए, इसका मतलब है उस कंट्री के जो लॉज हैं उसके तहत, मतलब अगर यूएसए की कंपनी है तो यूएसए के कवानीन के तहत इनकॉर्पोरेट हुई होगी, यूके की कंपनी है तो यूके के कवानीन के तहत इनकॉर्पोरेट हुई होगी, यूएई की कंपनी है तो यूएई के कवानीन के तहत इनकॉर्पोरेट हुई होगी। तो ये हमारे मुल्क में इस कंपनी का स्टेटस क्या है? बॉडी कॉरपोरेट का स्टेटस है, क्योंकि ये भी बॉडी कॉरपोरेट कंसिडर कर लिया है इंक्लूड के फ्रेज में। और अ बॉडी कॉरपोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉरपोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। बाज़ इदारे जब हम बनाते हैं ना तो पहले एक कानून बनाते हैं, उस कानून के तहत वो इदारा बनता है। जैसे जिसे हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं,
हमेशा आपने जो लॉ का सब्जेक्ट है, क्या आप बी लॉ पढ़ रहे हो, क्या आप सी लॉ पढ़ रहे हो, या आपने जिंदा पढ़ना है, मरा हुआ नहीं पढ़ना, अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके साथ अटैच करके पढ़ना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है कि जनाब मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा हूं, इंडिपेंडेंट इदारा हूं, मैं एक आईनी ओहदा हूं। क्यों? इसके पीछे एक कानून है, उस कानून के तहत ये इदारा बना हुआ है। अब देखना पड़ेगा उस कानून में क्या लिखा हुआ है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है। जैसे आई कैप के अंदर भी लिखे, आई कैप का भी एक वो है ना, ऑर्डिनेंस है ना, उसके तहत चल रहा है। उस ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा हुआ है कि आई कैप क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। यही बात लिखी हुई है। अब बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। रेलिवेंट स्टैट्यूट का मतलब है वो इदारा, जरा मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल से समझा। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस 1961। इसीलिए आजकल आप सुन रहे हैं, अभी मैंने कल परसों की क्लास में बात की थी कि हमारी स्कीम सारी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल, क्योंकि ये इदारा इस कानून के तहत चल रहा है। और कानून में अमेंडमेंट तो कौन करेगा? असेंबली करेगी। इसीलिए हम अपनी स्कीम बना के आई कैप खुद से अनाउंस नहीं कर सकता, इसे अप्रूवल के लिए भेजेगा, सेनेट में जाएगी, वहां से अप्रूवल होगी और फिर इंप्लीमेंट होगी। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि ये जो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब है आई कैप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये वाली डेफिनेशन वाली के, जिस कानून के तहत अगर ये लफ्ज यहां ना लिखे होते तो फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट ना होता। यहां लिखे हुए हैं, इसका मतलब है ये क्या बन गया, बॉडी कॉर्पोरेट। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, वही जो बॉडी कॉर्पोरेट होने की जो खसूसियात होती हैं, देखें नीचे लिखा, द इंस्टीट्यूट शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील एंड शैल हैव पावर टू एक्वायर, hold and dispose of property both movable and immovable and shall by its name sue and to be sued। वही चारों बातें यहां लिखी हैं। यही अभी हमने सुबह पढ़ा है कि जब कोई इदारा कंपनी बन जाए या बॉडी कॉर्पोरेट बन जाए तो उसके पास ये चार क्वालिटीज पढ़ी हमने। ये आई कैप के अंदर भी मौजूद है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। हर इदारा जब हम ऐसे बनाते हैं किसी इदारे को, अगर हम ये ना करें तो फिर तो इदारे अगर इंडिविजुअल्स के साथ अटैच होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होंगे, तो पता चले मेंबर्स की, जैसे पार्टनरशिप में अगर मेंबर्स की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप की भी डेथ हो जाती है। टेक्निकली पार्टनरशिप की डेथ हो जाती है, आप एक नई पार्टनरशिप बनाकर आगे चलते हैं, लेकिन कंपनी की डेथ नहीं होती है। ऐसे क्लियर होगी बात जी? तो ये वाली बात लिखी हुई। तीसरी बात ये लिखी हुई है, a body corporate declared as body corporate in the relevant statute। आई कैप इसकी एग्जाम्पल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्जाम्पल है, पंजाब यूनिवर्सिटी इसकी एग्जाम्पल्स है। ये इस तरह के सारे इदारे क्या हैं, बॉडी कॉर्पोरेट हैं। बस ये 3 पॉइंट लिए, अभी 3 हमने एक्सक्लूजन भी करनी है, लेकिन इसको कल आकर करेंगे, क्लास का टाइम ओवर हो गया। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।